हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम शानदार लेवल से करेंगे। जिन बच्चों का 2025 में एग्जाम देना है और उनका पेपर 4 मार्च को है, तो उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में साइंस के लिए 15 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। यदि आपने बस इन्हीं 15 क्वेश्चन कर लिए तो बाकी आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों को मिलाकर मैंने प्रश्न लाया है। और ये जो भी प्रश्न है बाबू, मैं बता दूं आपको, 2024 के 7 सेट बने थे। 2024 के सातों सेट में बार बार रिपीट हुए हैं, 2023 में बार बार रिपीट हुए हैं, 2022 में बार बार रिपीट हुए हैं। आप जाकर पिछले साल का पेपर उठा लीजिए। यदि आपने भी साइंस में कुछ भी नहीं पढ़ा है और चाहते हैं कि कम समय में 95 प्लस इसको कर लें, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। यदि आप 24 घंटा मात्र इस वीडियो को 20 मिनट दे देते हैं, तो यहाँ से आपका कम से कम 20 से 25 नंबर पक्का हो सकता है। 100% हो, क्योंकि आप पिछले साल का जब पेपर उठाएंगे तो यही सब प्रश्न पाएंगे। और मैं आपको दावा कर सकता हूँ कि 2025 में प्रश्न आना तय है, 100% बाबू। ठीक है, क्योंकि सभी प्रश्न क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप हमारे वीडियो पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना बाबू, ताकि मैं इस तरह सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको करा सकूं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न आपने देख लिया होगा। यदि आपने सबसे पहला प्रश्न देखा है तो इसका उत्तर भी आपको बताना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न क्या है कि संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण से समझाना है। जो संयोजन अभिक्रिया है इसको क्या करना है, उदाहरण सही समझाना है। और चैप्टर 1 का वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं पहले बता रहा हूँ। ये चैप्टर 1 का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है कि संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण से समझाना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2024 में, 2023 में, 2022 में और 2020 में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, ठीक है, कई साल से पूछा जा रहा है और बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम देख लेते हैं कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। हर एक प्रश्न का उत्तर मैंने लिख के लिखा है, आपको कहीं इधर उधर नहीं जाना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला उत्तर लिखना है संयोजन अभिक्रिया। हेडिंग लगाना है आपको, हेडिंग क्या लगाना है, संयोजन अभिक्रिया। हेडिंग लगाना है क्या, संयोजन अभिक्रिया को हेडिंग लगाना है। इसमें लिखना है कि ऐसी अभिक्रिया, क्या लिखना है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इतना आसान परिभाषा लिखा है, आपको बुक में कहीं नहीं मिलेगा इस तरह। आपको बस इन्हीं प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लेना है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया आ जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रश्न उत्तर क्या लिखना है, परिभाषा क्या लिखना है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर या अभिकर्मक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण देखिएगा, उदाहरण में क्या लिखना है, उदाहरण लिखना है जैसे CaO, क्या होता है CO, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, CaO को क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। जब बुझा हुआ चूना जल से क्रिया करता है, किससे क्रिया करता है, जल से, तो क्या बनाता है, CaOH2 का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक है, और साथ में क्या निकलता है, उष्मा निकलता है। तो ये कितना अभिकर्मक है, एक अभिकर्मक ये हो गया और एक अभिकर्मक ये हो गया। ठीक है, तो जब दो अभिकर्मक आपस में मिलकर कितने उत्पाद बनाए, केवल एक उत्पाद बनाए, तो इसको बोलते हैं एकल उत्पाद। तो जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संयोजन। क्या बोलते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको बोलते हैं अभिकर्मक या अभिकारक। ठीक है, और अभिक्रिया होने के पश्चात जो बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये बेसिक पॉइंट है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न क्या था, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये आपको मैंने बता दिया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे वाले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या है, उसको ध्यान से समझिए बाबू। दूसरा प्रश्न आपका है, दूसरा प्रश्न क्या है कि संक्षारण से क्या समझते हैं, वेरी वेरी मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। इस संक्षारण के सब क्या समझते हैं, ये आप देख सकते हैं प्रश्न कितने साल से पूछा गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 2024, 2023, 2022, 2018 का प्रश्न है, संक्षारण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, संक्षारण से आप क्या समझते हैं, ये भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है कि संक्षारण से बचने के लिए दो उपाय लिखिए, ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो मैं दोनों बता देता हूँ, कोई भी एग्जाम में आता है अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं संक्षारण क्रिया किसे कहते हैं, उसका हम लोग परिभाषा आप लोग आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, ऐसा ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है। ठीक है, आपको हेडिंग लगाना है संक्षारण क्रिया, क्या लगाना है, आपको हेडिंग लगाना है संक्षारण अभिक्रिया। ठीक है, ठीक है, देखिए संक्षारण क्रिया क्या लिखना है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, हेडिंग लगाना आपको सबसे क्या लगाना है, संक्षारण की हेडिंग लगाना है, क्या हेडिंग लगाना है, संक्षारण की हेडिंग लगाना है। इसमें लिखना है कि वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, जो वायु में उपस्थित क्या होता है, ऑक्सीजन उपस्थित होता है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, ठीक है, नमी या अन्य रसायनों से मंद अभिक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, इसे क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई धातु है, जब उसको आप नमी में या किसमें रख देते हैं, नमी में रख देते हैं, तो क्या होता है, धातु जो होता है धीरे धीरे क्या होता है, नष्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। आपने देखा लोहा लोहे जो होते हैं उसको क्या जंग लग जाते हैं।
ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। ठीक है, तो वही बताना आपको कि वो अभिक्रिया जिसमें धातु वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन होता है उसके या नमी के संपर्क में जब आता है तो धातु की सतह क्या होता है, धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, उसे क्या बोलते हैं, संक्षारण कहते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कि संक्षारण से बचने के लिए दो उपाय बताना है कि संक्षारण से बचने के लिए क्या उपाय करते हैं। तो आप जानते होंगे कि संक्षारण से बचाने के मतलब जंग लगने से पहले हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं। बड़ा जानते हैं कि धातु से क्या करते हैं, पेंट करके। फिर दूसरा क्या करते हैं, दूसरा जैसा पहले आपको लिखना है कि धातुओं पर पेंट या ग्रीस लगाकर। ठीक है, जब धातुओं पर पेंट करते हैं और ग्रीस लगाते हैं तो हमारा क्या होता है, संक्षारण से बच सकता है। ठीक है, दूसरा आपको पॉइंट इसमें लिखना है कि कम संक्षारित होने वाले धातुओं को का लेप चढ़ाना चाहिए। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा धातु है जो कम संक्षारित होता है, मतलब उस पर जंग कम लगता है। ठीक है, तो उसका परत क्या करेंगे, आप दूसरे धातु चढ़ा देंगे ताकि वो क्या हो, संक्षारित न हो। ठीक है, तो इस तरह आपको ये प्रश्न लिखना था। आशा करने का प्रश्न क्लियर हो गया। इस प्रश्न चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है उसको ध्यान सुनिएगा। अगला तीसरा प्रश्न है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और 2024 में देख सकते हैं कितने साल पूछा गया है। उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है और 2024, 2023, 2022, 2020 और 2019 में पूछा गया प्रश्न है। आप इसको जरूर से जरूर तय कर लीजिएगा, कई साल से पूछा जा रहा है और बार बार रिपीट हुआ है कि उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाना है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर भी हम देख लेते हैं कि उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको हेडिंग लगाना, सबसे पहले क्या लगाना है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। हेडिंग क्या लगाना है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हेडिंग लगाना है। फिर चलिए इसमें देखना है क्या लिखना है कि वे अभिक्रिया, एकदम आसान परिभाषा है, मात्र 2 लाइन का है। ठीक है, कि वे अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा निकलती है उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये कितना आसान है। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा निकलती है उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब उदाहरण के चाहे दे सकते हैं। उदाहरण क्या दे सकते हैं, देखिए जैसे सी मतलब क्या होता है, सी से कार्बन, और कार्बन का अपूर्व क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। ठीक है, तो जब कार्बन किससे क्रिया करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या निकलता है, 94.0 मतलब 94 किलो का क्या निकलता है, उष्मा निकलता है। ठीक है, तो वे अभिक्रिया जिसमें उष्मा बाहर निकलती है उसे तो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया बोलते हैं। देखिए उष्मा कितना निकल रहा है, 94 किलो कैलोरी निकल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया हो गई। इसको उदाहरण से लिखना था, मैंने बता दिया है। ये आपके 2025 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न और चौथा प्रश्न क्या है आपका, कि उष्मा शोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि उष्मा शोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। 2024, 2023, 2022 में पूछा गया है उष्मा शोषी या उष्मा क्षेपी। देखिए या तो आपको 2025 एग्जाम में उष्मा क्षेपी आएगा या उष्मा शोषी आएगा, इन दोनों में से कोई एक 100% आएगा या दोनों आ जाएगा। कि उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी पर क्या लिखिए, टिप्पणी लिखिए या इनको परिभाषा सहित, परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए, ये भी आ सकता है। ठीक है, तो उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं कि उष्मा शोषी अभिक्रिया का परिभाषा कैसे लिखना है। मात्र 2 लाइन का परिभाषा, इसका भी आप अभी पढ़कर याद कर लेंगे। ठीक है, तो आपको लगाना है उष्मा शोषी अभिक्रिया, क्या लगाना है, उष्मा शोषी अभिक्रिया। इसमें लिखना है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा अवशोषित होती है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उष्मा क्षेपी में उष्मा बाहर निकलेगी और उष्मा शोषी में क्या होगी, उसमें क्या होगा, अवशोषित होगी, मतलब उष्मा इसको दिया जाएगा। ठीक है, तब क्या होगी, अभिक्रिया होगी। तो वे अभिक्रिया जिनमें उष्मा अवशोषित होती है उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण देखेगा, उदाहरण देखना आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, उदाहरण लिखना है, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो, और जब ये दोनों आपस में क्रिया तभी करते हैं जब कितना उष्मा दिया जाता है, 45 किलो के जब उष्मा देंगे तो क्रिया क्या होगा, संपन्न होगी। तो इससे क्या बनेगा, NO2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, जब N2 प्लस O2 को जब 45 किलो का उष्मा दिया जाएगा साथ में तो क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इस अभिक्रिया में क्या दिया जा रहा है, उष्मा अवशोषित हो रही है, मतलब उष्मा दिया जा रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि प्रश्न क्लियर हो गया होगा। इसी तरह आप एक एक प्रश्न को देखते रहिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट सही प्रश्न होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपका है, अगला 5वां प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 5वां प्रश्न मैंने ऑलरेडी स्टार बना दिया है कि प्रश्न 2025 में छप जाएगा 100%। मैं लिख कर दे रहा हूँ कि 2025 का आउट क्वेश्चन होने वाला। ठीक है, कि विद्युत रसायन श्रेणी को स्पष्ट कीजिए। क्या करना है, आपको विद्युत रसायन श्रेणी को स्पष्ट करना है और इसके 2 अनुप्रयोग लिखना है। वेरी 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 इंपोर्टेंट, कितना वेरी लिखिए तभी भी कम है क्योंकि प्रश्न बेहद इंपोर्टेंट है। 2024 का कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, विद्युत रसायन श्रेणी जरूर आया है। ठीक है, तो विद्युत रसायन श्रेणी किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए और इसके 2 क्या लिखिए, अनुप्रयोग लिखिए। ठीक है, 2024, 23, 22, 20, 19, 18, 17 देख सकते हैं कितना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि विद्युत रसायन श्रेणी किसे कहते हैं। ठीक है, और इसके 2 अनुप्रयोग लिखना है। तो चलिए इसका उत्तर हम देख लेते हैं। इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है,
ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए कैसे लिखना है, विद्युत श्रेणी की परिभाषा क्या लिखना है, ध्यान समझिएगा, एकदम आसान भाषा में लिखा गया है, एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। ठीक है, बस आपको एक बार पढ़ना है और आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। थोड़ा सा इसको मैं छोटा करता हूँ ताकि आपको पूरा दिखाई दे। ठीक है, हेडिंग, अब आपको हेडिंग लगाना है विद्युत श्रेणी, आपको हेडिंग लगा देना है। फिर इसमें लिखना है कि जब धातुओं को उनकी घटती क्या हुआ, वो उनकी घटती क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो प्राप्त श्रेणी को क्या कहते हैं, विद्युत श्रेणी क्या कहते हैं। ठीक है, जब मान लीजिए जब धातुओं को उनके घटती क्रियाशीलता क्रम क्या करेंगे, आप जब व्यवस्थित करेंगे इस प्रकार आपको जो श्रेणी प्राप्त होगी उसे क्या बोलेंगे, विद्युत श्रेणी बोलेंगे। ठीक है, इस तरह आपको विद्युत श्रेणी की परिभाषा लिखना है, एकदम आसान है, मात्र 2 लाइन में आप इसका परिभाषा लिख सकते हैं, एकदम आसान है। ठीक है, तो जब धातुओं को उनकी घटती क्रियाशीलता क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो प्राप्त श्रेणी को विद्युत श्रेणी कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसका अनुप्रयोग देखते हैं, तो आपको हेड लगाना है अनुप्रयोग, क्या हेड लगाना है, अनुप्रयोग हेड लगाना है, और इसमें पहला लिखना है कि धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में जो विद्युत श्रेणी का प्रयोग कहाँ होता है, पहला धातु की क्रियाशीलता की तुलना करने में। सर क्रियाशीलता का मतलब क्या है कि कौन धातु कितना क्रियाशील है, उसकी तुलना किससे की जाती है, विद्युत रसायन श्रेणी से की जाती है। ठीक है, पहला अनुप्रयोग हो गया। दूसरा अनुप्रयोग लिखना है कि धातुओं की अपचयन क्षमता की तुलना करने में। ठीक है, धातुओं की अपचयन क्षमता की तुलना करने में किसका प्रयोग होता है, विद्युत रसायन श्रेणी का प्रयोग होता है। ठीक है, इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से आपका 4 नंबर पक्का हो गया 100% बाबू, ये प्रश्न 100% ही आएगा ही आएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, कापर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं का नाम व उपयोग लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न बाबू कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। ठीक है, कापर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम व उपयोग लिखिए। ठीक है, 2024, 2023, 2022 में पूछा गया है और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। चलिए इसका परिभाषा हम देख लेते हैं कि मिश्र धातु किसे कहेंगे। आपको इसका परिभाषा कैसे लिखना है वो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखिए मिश्र धातु का परिभाषा कैसे, एकदम आसान भाषा में लिखा है, इस इतना ही आपको लिखना है और एक बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, हेडिंग लगाना है मिश्र धातु, हेडिंग क्या लगाना है, मिश्र धातु, ब्लैक पर हेडिंग लगाना है। फिर लिखना है कि जब 2 या 2 से अधिक तत्वों के आंशिक या पूर्व ठोस विलयन को मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं वो, 2 या 2 से अधिक तत्वों के आंशिक या पूर्व ठोस विलयन को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, अब आपको क्या कहता है, कापर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम लिखना था, तो हेडिंग लगाना आपको कापर के 2 अयस्कों के नाम, हेडिंग लगाना। फिर इसमें लिखना, पहले लिखना है कापर ग्लास, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है वाला अयस्क है कापर का, इसका सूत्र होता है Cu2S। आपसे विकल्प पूछ सकता है कि कापर ग्लास का सूत्र होता है, तो आपको बताना है Cu2S। ठीक है, दूसरा आपको लिखना है कापर पाइराइट, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका क्या अयस्क है कापर पाइराइट का सूत्र होता है CuFeS2, ये सूत्र आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह कापर के 2 अयस्क आपको बता दिए, कापर ग्लास और कापर पाइराइट। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न क्या होगा, कंप्लीट हो गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न क्या पूछा है। ठीक है, इसको हम लोग साइड करते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या आपका 7वां प्रश्न है कि एक जस्ते की छड़ को, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और आपको यदि विद्युत श्रेणी पता होगा तो इस आंसर कर ले जाएंगे कि जब एक जस्ते की छड़ को कापर सल्फेट के विलयन में डालने पर उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है, क्यों। ठीक है, 2024 का प्रश्न पूछा गया है, 2024, 2023, 2020 और 2018 प्रश्न आया है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है, एकदम आसान भाषा में मैंने लिखा है, यदि आप एक बार इसको देख लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो आपको बस इतना ही क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसका उत्तर क्या लिखना है कि जब क्या लिखना है कि जस्ता कापर से अधिक क्रियाशील होने के कारण, उत्तर क्या लिखना है कि जस्ता कापर से अधिक क्रियाशील होने के कारण जब कापर सल्फेट के विलयन में जस्ता को डाला जाता है तो जस्ता कापर को विस्थापित कर देता है, जिसके कारण विलयन का रंग धीरे धीरे क्या होता है, गायब होने लगता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि इसका उत्तर इतना ही बोलना है। ठीक है, तो चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि जस्ता कापर से अधिक क्रियाशील होने के कारण जब कापर सल्फेट के विलयन में जस्ता को डाला जाता है तो जस्ता क्या होता है, कापर को विस्थापित कर देता है, और जिसके कारण क्या होता है, विलयन का रंग धीरे धीरे क्या होता है, गायब होने लगता है।
ठीक है, तो इसका उत्तर आपको बस इतना लिखना था। अब हम चलते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक कुछ क्यों होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और 2024 के में प्रश्न आया है, 2024, 2023, 2022 में प्रश्न आया है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, इसका कारण लिखना है। तो चलिए मैं इसका उत्तर बताता हूँ कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। ठीक है, तो सबसे पहला आपको पॉइंट लिखना है, सबसे पहला पॉइंट आपका लिखना है, ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट लिखना है कि आयनिक यौगिक आयनों से मिलकर बने होते हैं। जो आयनिक यौगिक होते हैं वो आयनों से मिलकर होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका NaCl मैंने लिखा है कि NaCl का एक आपका क्या है, एक लवण है, ठीक है, तो किससे मिलकर बना होता है, Na मतलब Na प्लस और Cl माइनस, मतलब किससे मिलकर बना है, आयनों से। यही आयनों से मिलकर बने होती है, इसलिए जब हम आयनों को तोड़ते हैं तो क्या क्या होता है बाबू, उनको अधिक से अधिक ऊष्मा देना होता है। ठीक है, तो इसलिए गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। मतलब इनको गलाने के लिए, मतलब क्या करना है, इनको तोड़ने के लिए, गलाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अधिक से अधिक ऊष्मा देते हैं, तो इसलिए गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, तो पहला कारण लिखना है आयनिक यौगिकों का गलनांक, आयनिक यौगिक आयनों से मिलकर बना होते हैं। फिर दूसरा को लिखना है कि इनमें धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है। जैसे मान लीजिए Na प्लस, इसका कौन चार्ज है, प्लस चार्ज है, Cl कौन चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो इनके बीच क्या होता है, मजबूत आकर्षण बल होता है। और इसी मजबूत आकर्षण बल को तोड़ने के लिए क्या करना होता है, हमको अधिक ऊष्मा देनी होती है। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, या इनके बंद बीच में जो बंद होते हैं क्या करते हैं, टूटते हैं। ठीक है, तो आयनों के बीच क्या होता है, मजबूत आकर्षण बल होता है, इसीलिए क्या होता है, आयनिक यौगिक का गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। तो बस आपको इसमें दो ही पॉइंट इसमें लिखना था। आशा करते हैं कि प्रश्न क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, 9वां प्रश्न आपका है कि भर्जन से आप क्या समझते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि भर्जन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, भर्जन से आप क्या समझते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आपका 2024, 2023, 2020 में पूछा गया कि भर्जन से आप क्या समझते हैं। चैप्टर नंबर 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भर्जन। ठीक है, तो इसका उत्तर मात्र बहुत आसान भाषा में गया, एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। चलिए इसका उत्तर देखिए, हेडिंग आना है भर्जन। क्या हेडिंग आना है, भर्जन। फिर लिखना है कि सांद्रित अयस्क को, सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में गलनांक से नीचे, गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके, उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तन करने की क्या कहलाती है, भर्जन कहलाती है। ठीक ना, सांद्रित अयस्क को, सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तन करने की क्रिया कहलाती है, भर्जन कहलाती है। ठीक है, इस तरह आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, और 10वां प्रश्न क्या है कि अपचयन क्रिया से क्या समझते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2024 में पूछा गया है, 2024, 23, 22 और 20 में पूछा गया है। ये अपचयन क्रिया से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इसका उत्तर आपका लिखना है कि अपचयन क्रिया से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ कि अपचयन क्रिया इससे कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए उसका उत्तर। इसका उत्तर क्या लिखना, ध्यान समझिए। हेडिंग आना अपचयन के इसमें लिखना है कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का निष्कासन अथवा हाइड्रोजन का योग अपचयन क्रिया कहलाती है। देखिए इतना आसान परिभाषा है कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का निष्कासन मतलब ऑक्सीजन बाहर निकले अथवा हाइड्रोजन जुड़े, इसी जगह कहते हैं अपचयन क्रिया कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न। हम लोग टोटल कितना प्रश्न कर लिया है, टोटल हमने 10 प्रश्न कर लिया है। ठीक है, मात्र 18 मिनट में। अब हम लोग चलते हैं 5 और प्रश्न कर लेते हैं ताकि हमारा 15 क्वेश्चन तैयार हो जाए और इससे बाहर न जाए। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपको क्या है, अगला प्रश्न आपको ध्यान सुनिएगा। अगला प्रश्न आपको क्या तैयार करना है उसको देखिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग 10 ही प्रश्न रखते हैं, बाकी 5 प्रश्न मैंने बोला है उसको अगले वीडियो में कवर करा दूंगा।